गाइस, कैसे हो आप लोग? तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एक यूमी पॉडकास्ट की सीरीज, जहाँ पे हम हमारे जैसे ही कुछ यूथ को बुलाएंगे जो अपने लाइफ में कुछ ना कुछ नई चीज़ें डिस्कवर कर रहे हैं। तो हमारे फर्स्ट गेस्ट रहेंगे यश लोनारे, जो एक न्यूमरोलॉजिस्ट है और एक एस्ट्रोलॉजर है और फिजिक्स ट्यूटर भी है। यश को मैं काफ़ी सालों से जानता हूँ और वो मेरे स्कूल के दोस्त थे अच्छे। और उनको उनको काफ़ी रुचि थी इन सब चीज़ों में। वो थोड़ा हटके थे, मतलब काफ़ी अलग चीज़ों पे मानते थे और काफ़ी लॉजिकल थे। तो लेट्स गो कि ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट कैसे आया। यश, ओवर टू यू। धन्यवाद वैभव, इतने प्यारे इंट्रोडक्शन के लिए और मुझे अपने यूमी पॉडकास्ट शो में बुलाने के लिए। जैसे कि मेरी क्यूरियोसिटी की बात करें इस विषय में, तो इसके पीछे एक बहुत बेहतरीन कहानी है। एक कहावत कहीं से मैंने सुना था कि ऐसे अपने प्रोफेशन में इन्वॉल्व हो जाओ कि दूसरों को देखकर लगे कि आपको भी इस प्रोफेशन में आना है। ऐसे ही एक व्यक्ति से मैं मिला, एक बहुत ही प्यारे न्यूमरोलॉजर जिनके पास मैं खुद कंसल्ट करने के लिए गया था, और उनके समझाने के तरीके ने मुझे इतना प्रभावित किया कि मैं इसमें और खोजने की कोशिश करना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे मैंने खोजना शुरू किया, मेरा ग्रेजुएशन कॉलेज स्टार्ट ही होने का था तब की बात है। पूरे कॉलेज टाइम में कॉलेज से ज़्यादा मैंने इसकी रिसर्च पढ़ाई की, और फिर बीटेक होने के बाद मास्टर्स इन न्यूमरोलॉजी मेरा कंप्लीट हुआ। और साथ ही साथ फिर बाकी के ऑकल्ट फील्ड्स को भी मैंने सिमुलेट करना, स्पर्श करना शुरू किया। ऐसी यात्रा अभी भी चल रही है और आगे चलते रहे, ऐसा उम्मीद करते हैं। मेरा नाम से जो राशि है वो है टॉरस, और मेरा बर्थ के अकॉर्डिंग है कैप्रिकॉन। तो हम लोग जो राशि फॉलो करना चाहिए वो एज पर बर्थ करना चाहिए या एज पर नेम, या ये कैसे डिफाइन होता है ये सब? बहुत ही प्यारा और जेन्युइन क्वेश्चन वैभव, क्योंकि ये सवाल पहले भी काफी बार मुझसे मिल चुका है और लोगों के बीच में थोड़ी बहुत मिथ्स है, इसको लेकर भ्रांतियां है, जिसको मैं अभी थोड़ा सा सुलझाने का प्रयास करता हूँ। कि जैसे आपका जन्म जिस जगह पर हुआ, जिस समय पर हुआ, जिस तारीख को हुआ, वहां पर आपके किस किस कॉन्स्टिलेशन में, किस किस जोडियक साइन में कौन से प्लैनेट्स थे, इस बेसिस पर कुंडली बनती है। और जो जोडियक साइंस है, राशि, वो हम जो सुनते हैं मेष, मीन, ऐसी, सिंह, वृश्चिक या पाइसेस, लियो, आयरिस, स्कॉर्पियन, कैप्रिकॉन, ये सारी साइंस में जो प्लैनेट्स रहते हैं उसके बेसिस पर उस समय कुंडली बनाई जाती है। और मून जो है, हमारा चंद्र, जिस साइन में रहता है उस साइन को हमारा जोडियक साइन बोला जाता है। और उसी बेसिस पर कुछ समय बाद किसी पंडित से परामर्श लेकर हम हमारा नाम रखते हैं। वो कुछ अक्षर देते हैं, न से रख लो, प से रख लो, ये साइंस के बेसिस पर होता है। हमारी राशि जिसमें चंद्र देव विराजमान है, उसके बेसिस पर हमारा नाम रखा जाता है। तो हमने हमारी मून साइन को फॉलो करना चाहिए। बहुत ही अच्छा। तो और एक सवाल आपसे यश, कि जैसे मैं सुबह उठता था और पेपर पढ़ता था तो मुझे मेरे लाइफ के बारे में पता चलता था कि मेरे साथ ये होने वाला है। तो क्या ये सच रहता है अलग अलग न्यूज़पेपर्स में अलग अलग राशि के बारे में ये सब चीज़ें, या कुछ कॉमन फाइंडिंग्स है जो हर बार यही सेम पब्लिश करता है? देखो, इसका बहुत ही प्यारा सा उत्तर मैं बताता हूँ कि ये पूरा डिपेंड करता है हमारी लग्न राशि पर, असेंडेंट पर। यानी कि जिस समय, जिस जगह, जिस तारीख को हमारा जन्म हुआ, उससे एग्जैक्ट ईस्ट में, एग्जैक्ट पूर्व में जो भी जोडियक साइन था वो हमारा लग्न हो जाता है, लग्न राशि हो जाती है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे हमारी लग्न राशि मैच करती है। उनके लिए और हमारे लिए ऑल ओवर, मतलब पूरी लाइफ में हमारी लग्न राशि, मून राशि सेम रहेगी। पर प्लैनेट्स जो है वो मूव करते हैं। तो जैसे जैसे मूव करते हैं, हर एक हाउस को अलग अलग चीजें अपॉइंट की गई है या अलग अलग चीजें वो एसोसिएट करते हैं, तो वो अलग अलग चीजें चेंज होती है। पर सिर्फ इससे हम नहीं देखेंगे, देखेंगे इससे भी कि हम हमारे प्लैनेट्स को कैसे चार्ज कर रहे हैं। आउटर प्लैनेट से ज्यादा हमारे इनर प्लैनेट्स, जिसको हम तत्व कहा कहते हैं,
हमारी जो सनातन संस्कृति है, सभ्यता है, उसमें तत्वों की बात होती है। जितने प्लैनेट्स बाहर है उनकी जो एनर्जीज है वो हमारे अंदर भी है। जैसे कि मैंने किसी चीज की अथॉरिटी लेना शुरू किया तो मेरे अंदर का सूर्य तत्व चालू हो गया। मेरे अंदर थोड़े से भाव उभर के आए, किसी के लिए प्रेम उभर के आया, किसी के लिए ममता उभर के आई, तो ये मेरा चंद्र तत्व उभर के आया। मुझे कुछ पसंद आ गया, महंगा सा कोई परफ्यूम इत्र पसंद आ गया, तो मेरे अंदर का शुक्र तत्व जाग गया। किसी वेटर ड्राइवर को मुझे टिप देने का ऐसा भाव आया, तो मेरा शनि तत्व अंदर का उभर कर आया। तो ये जो प्लैनेट जितने बाहर है उतने ही अंदर भी है, वो तत्व अंदर भी है। तो जैसे ही बाहर के कॉन्स्टिलेशंस चेंज होते हैं, हमारे अंदर के तत्व कितने हमने पॉजिटिव रखे हैं, वो दोनों का मिश्रण होकर हमको फिर रिजल्ट्स मिलते हैं। तो यश, डू यू बिलीव इन लक, कि लक होता है या कुछ प्लैनेट्स का मोशन ऐसा होता है कि हमें फेवर करता है किसी टाइम तक, या कुछ अंगूठी पहनने से कुछ कलर का हमारा लाइफ चेंज हो जाएगा, या ये लकी नंबर फॉलो करने से या ये सब चीज़ें करने से हमारे लाइफ में चेंज आएगा? डू यू बिलीव इन दैट, और इफ सो की वाई? बहुत ही प्यारा प्रश्न वैभव, कि इसका जो उत्तर है निश्चित ही बहुत सारे लोगों के मन में जो दुविधाएं है, डाउट्स है, शंका है, उसको हल करेगी। तो जैसा प्रश्न था कि कोई नंबर, कोई लकी कलर या जेमस्टोन्स पहनने से क्या हमारा लक फैक्टर इंक्रीज होगा? हाँ, क्योंकि हर एक व्यक्ति के जीवन में एक आत्मकारक करके प्लेनेट होता है जिसकी डिग्री सबसे ज्यादा हो। हमारी कुंडली में सबसे ज्यादा डिग्री जिस प्लेनेट की हो, या 9th हाउस हमारा लक का हाउस, उसका लॉर्ड अगर अच्छे पोजीशन में है तो हमारा लक अच्छा काम करेगा। आत्मकारक जो हमारा हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट है वो अच्छी पोजीशन में हो तो हमारा लक अच्छा काम करेगा। या उसको चार्ज करते रहने से, उसको पॉजिटिव बनाने से, उसके जो ट्रेड्स है उसको फॉलो करते रहने से हमारा लक इनहेंस होगा, निश्चित ही इनहेंस होगा। और कई बार हमारे कृत्यों से, कभी उनके वाइब्रेशन वाले नंबर से, उन्हीं के वाइब्रेशन वाले जेमस्टोन से, उन्हीं के वाइब्रेशन वाले कलर से हम उस प्लेनेट की एनर्जी को एनहांस कर सकते हैं। जैसे कि हरी चटनी, आपने कभी सुना होगा कि हरी चटनी खाओ, ऐसा उपाय दिया जाता है। तो ग्रीन इज कलर फॉर मर्क्यूरी। मर्क्यूरी कम्युनिकेशन का होता है, बिजनेस का होता है। तो ऐसे हम मर्क्यूरी को इनहेंस कर सकते हैं। लगता है लोगों को कि ये क्या तुच्छ सा एक उपाय है, पर अगर उसको हमारे अंदर के तत्वों से जोड़ा जाए, उस उपाय को हमारे अंदर के मर्क्यूरी को जगाया जाए, तो निश्चित उपाय कारगर होता है। थैंक यू यश फॉर गेटिंग अस नो दैट। और नाउ टॉकिंग अबाउट द कंपैटिबिलिटी अकॉर्डिंग टू द साइंस, तो आप कुछ इस पे बता सकते हो कि कौन सी राशि के लिए कौन सी राशि अच्छी होती है, कौन सी राशि आपस में कंपैटिबल नहीं होता है, और क्यों? इस प्रश्न के उत्तर के लिए हमको थोड़ी गहराई में जाना पड़ेगा ज्योतिष के। जैसे कि हमको पता है कि 12 राशियां होती है, 12 ज़ोडिएक साइंस, जिसमें 4 तत्व से जुड़ी हुई ये राशियां होती है। 12 राशियां 4 तत्व से जुड़ी हुई, और वो तत्व है अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। तो जैसे कि मैं एक बार आपको क्रम बता देता हूं जिसमें राशियां रहती है। पहली राशि मेष, जिसको हम इंग्लिश में आयरिस कहते हैं। वृषभ, टॉरस, जेमिनी यानी कि मिथुन। कर्क राशि, जिसको हम इंग्लिश में कैंसर कहते हैं। लियो साइन, सिंह राशि। कन्या, वर्गो। तुला, लिब्रा साइन। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। उसके बाद में सैगिटेरियस, जिसको हम धनु कहते हैं। मकर राशि, कैप्रिकॉन। कुंभ राशि को हम एक्वेरियस कहते हैं। और आखिरी में मीन राशि, पाइसेस। ऐसी ये जो 12 राशियां है, इनका सीक्वेंस ही है, ये हमेशा इस सीक्वेंस में आपको देखने मिलेगी। और जो तत्व मैंने बताया था उसी सीक्वेंस में ये राशियां बटी हुई है। पहली राशि रहेगी फायर साइन, अग्नि तत्व। दूसरी रहेगी पृथ्वी तत्व। तीसरी वायु, और चौथी जल। पांचवी फिर इससे अग्नि तत्व। तो पहली, पांचवी और 9वीं मेष, सिंह और धनु राशि जो है,
अग्नि तत्व की है, वैसे ही कर्क, वृश्चिक और मीन राशि ये हमको जल की मिलेगी। तो जो अग्नि तत्व वाली राशियां है 3, वो कंपैटिबल होती है वायु तत्व की राशियों से। कि अग्नि और वायु हम समझ में आता है कि अग्नि को बढ़ाना है तो हम फूंक मारते हैं, वैसे ही अग्नि और वायु तत्व की राशि एक दूसरे में कंपैटिबल होती है। और पृथ्वी और जल तत्व की राशि दोनों एक दूसरे में कंपैटिबल होती है। जैसे कि खेती करना, पृथ्वी को जब हम जल देते हैं तो फिर उपजाऊ जमीन बन जाती है। ऐसे ही पृथ्वी और जल तत्व की और अग्नि और वायु तत्व की राशि एक दूसरे में कंपैटिबल देखने को मिलती है, और बाकी चीजें भी फिर छोटी मोटी उसमें गिनते हैं हम। तो हमें जोडियक साइंस का कोरिलेशन समझ गया है अभी। तो कमिंग टू न्यूमरोलॉजी नाउ, तो ये लकी नंबर क्या होता है? डज इट मीन कि मेरा लकी नंबर 6 है तो मैं जाके उसका बेटिंग कर लूँ और मैं वो बेट जीत जाऊंगा? नहीं, लकी नंबर का मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा आपका साथ देगा। लकी नंबर का मतलब ये है कि उसकी और आपकी वाइब्रेशंस जो है मैच कर रही है। जो आपका स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है उसी से रिलेटेड जो वाइब्रेशंस वाले नंबर है वो आपके एनर्जी को मैच करते हैं, इसलिए आपको पसंद आते हैं और चाहते हो आपकी वो ज्यादा से ज्यादा यूज हो। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप उस पर जाकर बेट लगा दे और आपको बहुत रातों रात वो अमीर कर दे। बैटिंग के लिए अलग वाइब्रेशंस होती है, राहु की एनर्जी वहां पर जरूरी होती है, तो राहु का अंक अलग होता है। राहु आपकी कुंडली में कैसा बैठा है, आपके डेट ऑफ बर्थ में 4 नंबर कैसा आया है, कितना स्ट्रांग होकर आया है, उस पर वो डिपेंड करता है। कल तो कई सारे ऐप्स निकल गई है एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, जैसे एस्ट्रो टॉक हो गया, एस्ट्रो सेज, एस्ट्रो प्रीस्ट। डू यू बिलीव इन दैट इवन एआई बॉट्स आर कमिंग? तो आपका कुछ ओपिनियन है इस बारे में? ये इन एप्स को तो क्या कहे, कई बार मैंने भी प्रयास किया कि कुछ इनके मजे लूं, इनके साथ में मस्करी करूं, तो कई बार मैं कुछ और बनकर अपनी जन्म तारीख इनको देता रहा और अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछता रहा, अलग अलग एस्ट्रोलॉजर अलग अलग ऐप पर हमको समझ में आ जाना चाहिए कि इनका जो मूल इसके पीछे का कारण है वो है पैसा कमाना। और वो इसके लिए जो नैतिक मूल्य है हमारे जो ज्योतिष के जगत में होता है उनको ये बेच चुके हैं। आप देखेंगे कि 5 मिनट का अगर आपने समय लिया, उसके बाद में ये आखिरी 10 सेकंड में कुछ ऐसी बात बोल देंगे कि एक योग है, एक दोष है, एक पूजा करानी होगी और आपका समय समाप्त हो जाएगा। तो फिर आपको फिर पैसे देकर 5 मिनट लेना पड़ेगा। ऐसा होता है, इनका मूल कारण ये सब करने के पीछे धन है। तो ऐसे कई ज्योतिष भी है जो सही में लोगों की सहायता करना चाह रहे, वो धन के पीछे नहीं जाते, उनकी विद्या ही उनका धन है। तो ऐसे ज्योतिषों को ढूंढकर उनसे आप परामर्श करें तो ज्यादा सही रहेगा, ना कि ऐसे जो आपको घुमाकर पाखंड में फंसा दे। आशा है कि आप समझ गए। यश, हम आजकल देख रहे हैं एक टैरोट कार्ड रीडिंग करके भी फ्यूचर प्रेडिक्शन टेक्निक है, जो कार्ड सिलेक्ट करते हैं एस्ट्रोलॉजर और उसमें हमारा फ्यूचर दिखता है। 3 कार्ड सिलेक्ट करते हैं या कोई एक पैरट आता है वो कार्ड उठाता है और हमारा फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है। तो आपका कुछ इस पे ओपिनियन है? बात अगर टैरो कार्ड की जाए तो ये भी एक ऑकल्ट साइंस की बहुत ही पुरानी एक ब्रांच है। ये बहुत ही गहन साधना के बाद में लोग इसको अचीव कर पाते हैं। ये वो स्टेट है कि सामने वाले की एनर्जी को महसूस करना, अपनी एनर्जी को जो टैरो कार्ड्स होते हैं, वो जो पत्ते सामने बिखरे हुए होते हैं, उससे जोड़ना। और उसके बाद में टैरो कार्ड पत्ते नहीं चुनते, जो जिसका फ्यूचर प्रिडिक्ट किया जा रहा है वो पत्ते चुनता है कि कौन से पत्ते चुनना है। उसके बाद में उन पत्तों में भी आप देखेंगे कि बहुत सारी डिटेलिंग में छोटी छोटी चीजें दी होती है। उन सबको स्टडी करके फ्यूचर प्रेडिक्ट करना, ये एक बहुत ही भयानक साइंस है, बहुत ही गूढ़ विज्ञान है, बहुत ही सीक्रेट साइंस। ऑकल्ट की फील्ड में ये बहुत ज्यादा मेडिटेटिव स्टेट के बाद में आने के मिलता है। ये जो ठीक है, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो इसको बस ऐसे ही दिखावे के तौर पे करते हैं, थोड़ा बहुत सीख कर। पर नहीं, जो टैरो कार्ड रीडिंग है
ये बहुत ज़्यादा पावरफुल और एनर्जाइज्ड फॉर्म ऑफ ऑकल्ट है। थैंक्स अ लॉट यश, आप हमारे पॉडकास्ट पे आए और आपका कीमती समय दिया। रिसेंटली यू हैव बीन टू अ ट्रिप, कुछ एक्सपीरियंस आपका शेयर करना चाहोगे और कुछ आपको व्यूअर्स के लिए कुछ बोलना है तो दैट्स इट, ओवर टू यू यश। हाँ, जो मेरी यात्रा थी अभी हिमालय की तरफ, गंगोत्री, हरिद्वार, ऋषिकेश, उत्तरकाशी तरफ से मैं होते हुए आया था। और ऐसे ही अनसर्टेनिटी जो हम कहते हैं कि अनिश्चित जो है, अनिश्चित की यात्रा थी मेरी, द टूर ऑफ अनसर्टेनिटी। कि मैं जस्ट घर से निकल गया, कुछ भी ऐसे कुछ ज़्यादा महंगे कपड़े कुछ नहीं, साधारण से वस्त्र, सफ़ेद कुर्ता और धोती लेकर, जेब में ज़्यादा कुछ पैसे नहीं, बस यात्रा और कहीं भोजन की आवश्यकता पड़े इतने पैसे मैं लेकर गया। और जो यात्रा थी मुझे समझ में आया कि जितना हम खुद पर भरोसा करते हैं, अपने अंदर के ईश्वर पर भरोसा करते हैं, उतने ही बाहर की दुनिया सरल होते जाती है। कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी चिंता करने की हमको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हम थे, हम नहीं थे और हम आगे नहीं रहेंगे। हर एक जो चीज़ है, जो दुनिया है, वो चलती जा रही है। हम कुछ भी नहीं कर रहे, बस कुछ जिम्मेदारी जो हमको मिली है इस शरीर को, वो हम निर्वहन कर रहे हैं। अगर हम नहीं रहेंगे तो वो जिम्मेदारियां कोई और निभाएगा। बस ये जो एक वाक्य है, ये जो एक सेंटेंस है, बस इसी में पूरी यात्रा का सार मैं देता हूँ कि हमको बस कुछ ऐसी जिम्मेदारियां दी गई है इस शरीर में आने के बाद, या पहले से निश्चित थी, जिसको हमें पूरा करना है। और अपनी जो यात्रा है, खुद की खोज जो है, उसको सतत चालू रखना है। तो हमको ये सब मानकर नहीं बैठना है कि ये शरीर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये घर मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये सब कुछ मेरा है। आप नहीं थे, मैं नहीं था तब भी ये था, मैं हूं तब भी ये है, मैं नहीं रहूंगा तब भी ये रहेगा। ये बात हम इसके ऊपर विचार करें बस। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद वैभव, इतने प्यारे प्यारे प्रश्नों के उत्तर देने का मौका मुझे देने के लिए। और आशा करता हूँ आप सभी को मेरी बातें समझ में आई होगी। और आपको भी मैं अभिवादन करता हूँ कि आपका यह पॉडकास्ट शो काफी ज्यादा आगे चलते रहे। परम पिता परमेश्वर का आशीर्वाद, कृपा दृष्टि आप सभी के ऊपर बनी रहे। धन्यवाद। शिव शंभू। तो इसी के साथ हमारा पॉडकास्ट खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए इफ़ यू लाइक द इनसाइट्स। थैंक्स।